अतिथि व्याख्याता वाणिज्य चंदूलाल चंद्राकर, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा, जिला दुर्ग। आज हम अध्ययन करेंगे व्यापार चक्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस साइकिल। चलिए आज मैंने इससे संबंधित कुछ पावर पॉइंट बनाया है, उसके माध्यम से आज इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम व्यापार चक्र का प्रस्तावना देखते हैं। एक्चुअल में इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने ये सारा पावर पॉइंट मोबाइल में रेडी किया है। व्यापार चक्र प्रस्तावना। पूंजी व्यवस्था में सदा तेज़ी या सदा मंदी नहीं रहती, बल्कि यह तेज़ी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेज़ी यह क्रम चलता रहता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता भी माना जाता है। इसे ही हम व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। कई देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात फ्रांस के जो अर्थशास्त्री थे क्लेमेंट ज़गलर ने सबसे पहले 1862 में व्यापार चक्र की संकल्पना रखी थी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं व्यापार चक्र का अर्थ कि व्यापार चक्र क्या होता है। पहले भी मैंने बताया कि व्यापार चक्र को हम इंग्लिश में बिजनेस साइकिल कहते हैं। इसके अलावा हम इसे आर्थिक चक्र और बूम बस्ट चक्र के भी नाम से जानते हैं। बाज़ार की जो अर्थव्यवस्था में एक वर्ष या कुछ महीने में जितने भी उत्पादन, व्यापार और उनसे संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं के संदर्भित करने वाला जो एक शब्द है उसे ही हम व्यापार चक्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल में आर्थिक क्रियाओं में होने वाले बदलाव को व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र के संबंध में कई विद्वानों ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से हम पहले विद्वान हैं एनातोल मुराद के अनुसार। एनातोल मुराद ने व्यापार चक्र को दो रूप से ज़्यादा परिभाषित किया है, जैसे कि तेज़ी और मंदी। तेज़ी और जो मंदी है कि बार बार उत्पन्न होने वाली जो अवस्था होती है उसी को ही व्यापार चक्र की उन्होंने सबसे सरल परिभाषा बताई है। और हमारे दूसरे विद्वान हैं केंज के अनुसार। तो केंज के अनुसार व्यापार चक्र अच्छी व्यापार अवधि जिसमें कीमत में वृद्धि तथा बेरोजगारी में प्रतिशत गिरावट होती है, और ख़राब जो व्यापार होती है उसकी अवधि जिसमें कीमतों में गिरावट तथा बेरोजगारी की प्रतिशत में वृद्धि होती है। तो इन्होंने एक अच्छे व्यापार और उससे संबंधित बेरोजगारी और दूसरे खराब व्यापार की अवधि और उससे संबंधित बेरोजगारी को दोनों को रिलेट करते हुए उन दोनों के योग को ही उसने क्या कहा है, व्यापार चक्र। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र की अर्थ और परिभाषा के विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं, जिसमें से हम इसकी दो प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली जो विशेषता है समसामयिकता। अब ये समसामयिकता क्या होती है ये देख लेते हैं। व्यापार चक्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि व्यापार का उतार चढ़ाव एक क्रम में चलता है, अर्थात विस्तार एवं संकुचन एक दूसरे के पश्चात नियमित रूप से मध्यांतर काल से आते रहते हैं। इसे ही समसामयिक चक्र कहते हैं। वैसे ही समक्रमिकता, तो व्यापार चक्र का स्वरूप समक्रमिकता होता है, अर्थात उस समय देश की सभी फर्म पर एक जैसा ही रंग चढ़ जाता है। यदि संपन्नता काल है तो सभी फर्मों के लाभ व यदि मंदी काल है तो सभी फर्मों पर मंदी का असर छाया रहता है, अर्थात अच्छे या बुरे का काल एक ही समय पर सभी उद्योगों में
होते हैं। यह फैलने वाली प्रवृत्ति किसी एक ही राष्ट्र के निवासी तक ही सीमित नहीं होती, वरन ये जो संपूर्ण व्यावसायिक संसार में फैल जाती हैं। संसार के जो राष्ट्र इतने अधिक एक दूसरे पर आश्रित हैं कि एक देश की अच्छी बुरी व्यापारिक दशाएं दूसरे देश के व्यापार में अच्छी या बुरी दशाएं उत्पन्न कर देती हैं। स्पष्ट शब्दों में, एक देश में तेजी या मंदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा अन्य देशों में पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से व्यापार चक्र की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम इस देखते हैं व्यापार चक्र। अब ये व्यापार चक्र की जो हम तेजी और मंदी पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से यही उसकी अवस्थाएं कहलाती हैं। तो हम सबसे पहले आगे पढ़ते हैं कि व्यापार चक्र की सामान्य अवस्थाएं। सुपीटर ने अपनी पुस्तक ट्रेड साइकिल में व्यापार चक्र संबंधी 4 अवस्थाओं को बताया है, और ये अवस्थाएं एक चक्रीय प्रभाव को जन्म देती हैं। इन अवस्थाओं की समय अवधि निश्चित नहीं होती। विभिन्न अवस्थाओं की आर्थिक उन्नति संतुलित पथ के अनुसार ना होकर इन उतार चढ़ाव के माध्यम से होती रहती है। यह जरूरी नहीं है कि ये व्यापारिक चक्र विभिन्न देशों या समय अवधि में बिल्कुल एक जैसी हो। व्यापारिक चक्र विभिन्न देशों में भिन्न प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्यापार चक्र की ये कौन कौन सी सामान्य अवस्थाएं होती हैं। तो व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली अवस्था विस्तार या तेजी की अवस्था, दूसरी सुस्ती अवस्था, तीसरी मंदी अवस्था और चौथी है पुनरुत्थान या समुत्थान अवस्था। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि व्यापार चक्र की जो पहली अवस्था है, तेजी अवस्था या विस्तार की अवस्था, क्या होती है। तो व्यापार चक्र की पहली अवस्था तेजी या विस्तार की अवस्था। व्यापार चक्र की इस अवस्था में क्या होता है कि आय, रोजगार, मांग व कीमत आदि न केवल ऊंचे स्तर पर होती है, बल्कि वे बढ़ती भी रहती हैं। इस अवस्था में वस्तु की कीमत तेजी से बढ़ती है, परंतु संसाधनों की जो आय है, जैसे मजदूरी, ब्याज दर, लगान आदि इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। अर्थात वस्तु की कीमतों में वृद्धि की तुलना में उत्पादन लागत कम बढ़ती है। इससे उत्पादकों के लाभ बढ़ते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में आशावादी वातावरण छा जाता है तथा निवेश व अन्य आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। इसमें मुद्रास्फीति की पूर्ण रोजगार से अधिक वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यही अवस्था होती है व्यापार चक्र की विस्तार या तेजी की अवस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सुस्ती। ठीक, सुस्ती की अवस्था जिसे हम अवसाद भी बोलते हैं, अवसाद की अवस्था भी कहते हैं। जब आर्थिक क्रियाएं उच्चतम सीमा को प्राप्त करने के बाद नीचे गिरना शुरू करती हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, या शुरू करती हैं, तो इसे ही अवसाद की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इसका विस्तार उच्चतम सीमा से संतुलन पद तक होता है। इस अवस्था में संकुचनवादी शक्तियाँ विस्तारवादी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं तथा विस्तारवादी चक्र को नीचे मोड़ने में सफल हो जाती हैं। इसके अंतर्गत मतलब इस सुस्ती की जो अवस्था होती है उसके अंतर्गत कीमत गिरने लग जाती है, जो फर्म के लाभ को कम करती रहती है। कुछ फर्में अपना उत्पादन कम कर देती हैं तथा अन्य कुछ फर्में क्या होती हैं कि अपने फर्म को बंद भी कर देती हैं। अतः इस अवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें निवेश, रोजगार, आय
मांग तथा कीमत इत्यादि सभी निरंतर गिरते रहते हैं। नेक्स्ट, इसी को ही बोला गया है सुस्ती या अवसाद की अवस्था। नेक्स्ट हम इसकी तीसरी अवस्था देखते हैं, मंदी की अवस्था। मंदी की अवस्था में, इस अवस्था में लोगों की क्रय शक्ति में कमी के कारण कीमत गिरती रहती है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं में निरंतर गिरावट की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, बेरोजगारी आदि समस्याओं को और गंभीर बना देती है। सामान्य आर्थिक क्रियाओं में गिरावट के कारण साख का संकुचन होता है और जब ब्याज दर काफ़ी नीचे आ जाती परंतु निवेश बढ़ता है, क्योंकि जो उद्यमी होते हैं उसमें निराशावादी वातावरण छाया रहता है। ठीक है, अतः मंदी की यह विशेषता यह है कि इस अवस्था में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, कीमतों में सामान्य गिरावट के कारण लाभ, मजदूरी, ब्याज दर, उपभोग, निवेश, बैंक जमा व साख सभी निरंतर गिरकर निम्नतम सीमा तक पहुंच जाते हैं। यह है हमारी मंदी की अवस्था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुनरुत्थान या समुत्थान की अवस्था। मंदी काल के थोड़े समय बाद कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। ठीक, जस्ट मंदी काल के बाद, जो उत्पादन, रोजगार आदि को बढ़ा देती है। जब जाहिर सी बात है, जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी मिलेगा। अतः पुनरुत्थान की अवस्था को जन्म देती है। जैसे कम टिकाऊ पदार्थ कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं तथा इन पदार्थों की मांग अर्थव्यवस्था में अपने आप बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए निवेश बढ़ता है, तो आय व उत्पादन तथा रोजगार को ये तीनों चीज़ें भी बढ़ती हैं। इससे उद्योग का उत्थान शुरू हो जाता है। इससे पूंजीगत पदार्थ के उद्योग में भी उत्थान शुरू हो जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था के जो आशावादी वातावरण भी इसके साथ ही साथ इसकी भी शुरुआत हो जाती है। व्यावसायिक आशाएं बढ़ने लगती हैं, साथ ही निवेश भी बढ़ता है और इस अवस्था में साख का विस्तार होने लगता है कि कौन से अवस्था में, पुनरुत्थान की अवस्था में। और इस अवस्था में निवेश, आय, उत्पादन, रोजगार, साथ ही साथ रोजगार के साथ मांग, कीमत आदि सभी एक दूसरे से निरंतर बढ़ती रहती हैं। अतः पुनरुत्थान की अवस्था तेजी की अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से यह 4 अवस्था हमने देखी, किसकी, व्यापार चक्र की 4 अवस्था। पहली विस्तार या तेजी अवस्था, सुस्ती अवस्था, मंदी अवस्था और पुनरुत्थान अवस्था। तो विस्तार, सुस्ती, जिसको हमने अवसाद की भी अवस्था बोलते हैं, मंदी की अवस्था, पुनरुत्थान की अवस्था। चलिए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा, सबसे पहले विस्तार की अवस्था है। ठीक, ये विस्तार की अवस्था है। उसके बाद हमारी मंदी की अवस्था, हमारी 4 अवस्था है। पहली है विस्तार, दूसरी है सुस्ती, मतलब धीरे धीरे। उसके बाद सुस्ती, अवसाद, और थर्ड हमारा मंदी, जिसमें मंदी आ जाती है। उसके बाद पुनरुत्थान। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये सबसे पहले है हमारा विस्तार। विस्तार से हम थोड़ा सुस्ती या अवसाद की अवस्था में आ जाते हैं। ये अवसाद की अवस्था से आने के पश्चात मंदी की अवस्था में आ जाते हैं। मंदी की अवस्था में आने के पश्चात यहाँ पे हम कहाँ आ जाते हैं, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान वापस से किस में प्रवेश करती हैं, विस्तार या तेजी की अवस्था में। तो ये है हमारे व्यापार चक्र की 4 प्रमुख अवस्थाएं।
अवस्थाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि व्यापार चक्र को नियंत्रण करने के उपाय। व्यापार चक्रों के कारण एक अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मंदी आदि अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण समाज के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के संबंध में निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला उपाय है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के माध्यम से भी व्यापार चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से कैसे नियंत्रित कर सकती है व्यापार चक्र को? सरकार क्या कर सकती है कि नई मुद्रा जारी कर सकती है, और नई मुद्रा जारी होने से बैंकों के पास जमा अवधि बढ़ जाती है, जिससे बैंक साख का निर्माण कर सकते हैं। लोग बैंकों से अधिक पैसे की मांग करते हैं, क्योंकि अधिक मुद्रा होने से बैंकों की ब्याज की दर कम हो जाती है और लोग बैंकों से अधिक पैसा उधार लेते हैं। इस प्रकार मौद्रिक नीति के विस्तार से व्यापार चक्र को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति के द्वारा कैसे व्यापार चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं कि जब मंदी से निपटने के लिए सरकार को राजकोषीय नीति सबसे अधिक अच्छा उपकरण माना जाता है। सरकार की राजकोषीय नीति के एक कई अंग होते हैं, जैसे कि सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय। इन राजकोषीय नीतियों के माध्यम से ही हम व्यापार चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा है राज नियंत्रित या निजी निवेश। राज्य सरकार निजी निवेश के द्वारा भी व्यापार चक्र को नियंत्रित कर सकती है। राज्य सरकार निजी निवेश को राज्य में निवेश करके व्यापार चक्र को नियंत्रित कर सकती हैं। इसका नेक्स्ट है व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नीतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से व्यापार चक्र को नियंत्रित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी को नियंत्रित करने के लिए IMF, WTO आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सुधारों को मान्यता। आर्थिक सुधारों के मान्यता के माध्यम से भी प्रमाणित उद्योग की पहचान की जाती है। जो उद्योग घाटे में चल रहे हैं, उन उद्योगों में भारी मात्रा में निवेश करके, ठीक है, व्यापार चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने व्यापार चक्र का अध्ययन किया। उसमें व्यापार चक्र की अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उसके हमने साथ ही साथ चारों अवस्थाएं पढ़ी, और उन अवस्थाओं से जो व्यापार चक्र में तेज़ी मंदी आती है, उनके नियंत्रण के उपाय भी जाने। इस प्रकार व्यापार चक्र के कई सिद्धांत भी हैं, जिसका मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इस प्रकार आप मेरे वीडियो के माध्यम से व्यापार चक्र का अध्ययन करें। अगर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न हो तो मेरे YouTube चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि समय समय पर आप मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सभी का धन्यवाद।